के हर छठा आदमी इंडियन है, यानी 6 अरब में हम 1 अरब हैं, यानी 6 आदमी लीजिएगा, उसमें एक इंडियन आपको निकल जाएगा, और उसमें से एक बिहारी होने का संभावना ज्यादा है ना। कहाँ नहीं है बिहारी, हर जगह है। उसके बाद सन 2011 में विश्व की जनसंख्या हो गया 7 अरब। 2011 में विश्व की जनसंख्या 7 अरब। उसके बाद विश्व की जनसंख्या का काउंटिंग अभी नहीं हुआ है, जब नया आंकड़ा आएगा तो बता दिया जाएगा। वैसे इंडिया की जनसंख्या के बारे में कहा जा रहा है कि इस बार जो 2021 का सेंसस है, 2021 की जो जनगणना है, वो जनगणना भारत का ये 16वां जनगणना है। अगर 1872 को मिला लें तो 2021 की जनगणना कैमी जनगणना है, 16वीं। अगर 1881 को मिलाएं तो 15वीं जनगणना है। ये भारत के इतिहास की पहली डिजिटल सेंसस है, भारत के इतिहास की पहली डिजिटल, यानी कि पहले लोग रजिस्टर लेके जाते थे गांव में, अब पूछते थे नाम रमेश कुमार, परिवार में कितने लोग 5, कितनी महिला, कितने बच्चे, कितने रोजगार में, कितने बेरोजगार में, डायरी जाती थी। अब मोबाइल का एप्लीकेशन जाएगा, सीधे आप अपना नाम बताइए, नाम दर्ज होगा, एज दर्ज होगा, सब कुछ डिजिटल हो रहा है। तो फर्स्ट डिजिटल सेंसस, पहली डिजिटल जनगणना 2021 की जनगणना है। आप जानते हैं कि भारत में हर 10 साल पे जनगणना होता है, 11 में हुआ था, अब 21 में हो रहा है। अब अनुमान है कि इस बार की जनगणना में भारत की जनसंख्या 1 अरब 33 करोड़ हो जाएगा। 1 अरब 21 करोड़ था 2011 में, हमारी जनसंख्या लगभग कितनी थी, 1 अरब 21 करोड़। लेकिन 21 में संभावना कि 1 अरब 33 करोड़ को हम क्रॉस कर जाएं, और उसके बाद कितना होंगे वो तो अलग बात है, तो ऐसा कहा जा रहा है। तो ये जनगणना का पूरा इतिहास रहा। अगर आप बात करें जनगणना के इतिहास के, सेंसस के हिस्ट्री की बात करें, तो सबसे पहली बार 1872 में गवर्नर था लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो एक गवर्नर था, लॉर्ड मायो या लॉर्ड मेयो। पहली बार सेंसस कराने का काम, पहली बार जनगणना कराने का काम किसने किया, लॉर्ड मेयो ने किया 1872 में। लेकिन यह जनगणना नियमित नहीं थी, जहां तहां से गिन लिया गया था। जनगणना कराने का उद्देश्य क्या होता है, ये पता लगाना कि कितने लोग गरीब हैं, कितने लोग अमीर हैं, किस किस जाति के लोग ज्यादा गरीब हैं, किस किस जाति के लोग ज्यादा अमीर हैं, किस धर्म के लोग कब ज्यादा गरीब हैं, किस धर्म के लोग ज्यादा अमीर हैं, ताकि सरकारी योजनाएं अगर लाया जाए तो उससे सही जगह तक पहुंचे, वो योजना सही जगह तक उसका लाभ मिले, उसके लिए जनगणना कराया जाए। तो क्वेश्चन आ जाए कि जनगणना क्यों कराते हैं, आखिर इतना खर्चा करके लोगों की गिनती करने का क्या फायदा है। इसका फायदा यह है कि सही डाटा उपलब्ध कराना, कितने लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, कितने लोग गरीबी रेखा के ऊपर हैं, कौन सी जाति, कौन सा धर्म अभी भी शिक्षा के स्तर पर, राजनीति के स्तर पर, संस्कृति के स्तर पर कौन सी जाति, कौन सा धर्म आज भी पिछड़ा है, ताकि सरकार की जो योजनाएं हैं, लाभकारी योजनाएं, वो जिसके लिए आए उसी तक वो लाभ पहुंचे। ऐसा ना हो कि गलत लोग उसका लाभ उठा ले। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं, यानी योजनाओं का सही लाभ सही दिशा में सही जगह पर पहुंचे, सरकार का जो खर्च हो उसका बेनिफिट हो अधिकतम, उसके लिए क्या करवाया जाता है, जनगणना कराई जाती है। पहली बार लॉर्ड मेयो ने प्रयास किया 1872 में। 1872 में लॉर्ड मेयो ने जनगणना तो कराई, लोगों की गिनती तो कराई, लेकिन वो नियमित जनगणना नहीं था। ऐसा नहीं था कि अगली बार अब कब कराएंगे, इसका कोई प्लान नहीं था, और जहां तहां से गिन लिया था। ऐसा नहीं था कि पूरे भारत की गिनती किया, कहीं कहीं से पॉपुलेशन का सेंसस करा लिया, जनगणना करा लिया, जनसंख्या की गिनती करा लिया लॉर्ड मेयो ने। लेकिन इसका रेगुलरिटी किसने बनाया, लॉर्ड रिपन। कौन था भैया, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ने इसको क्या किया, रेगुलर किया। लॉर्ड रिपन, इतिहास में आप पढ़ेंगे गवर्नर जनरल, जब हिस्ट्री वाले सर आपको अलग से पढ़ाएंगे गवर्नर जनरल, तो बताएंगे लॉर्ड रिपन ने पहली बार क्या किया, नियमित जनगणना की शुरुआत की। इसने शुरू किया पर रेगुलर नहीं था, इरेगुलर था। लॉर्ड मेयो की जो जनगणना थी क्या था भैया, इरेगुलर सेंसस, अनियमित जनगणना, जहां तहां से करा लिया, कोई रूल रेगुलेशन नहीं। पहली बार रूल से, रेगुलेशन से और नियम बना के जनगणना किसने किया, लॉर्ड रिपन 1881 में। और कहा कि अब हर 10 साल के बाद हम जनसंख्या की क्या करेंगे, गिनती करेंगे। हर 10 साल में जनसंख्या गिना जाएगा भारत का। पहली बार 1881 में हुआ, इसको आप नोट कर लिए होंगे मेरे ख्याल से। पूछा जब पहली बार जनगणना या पहली बार अनियमित जनगणना, तब लॉर्ड मेयो 1872। अब पहली नियमित जनगणना, पहली रेगुलर सेंसस, तो लॉर्ड रिपन। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, लॉर्ड रिपन ने किया था रेगुलर सेंसस की शुरुआत। नोट कर लिए होंगे मेरे ख्याल से, नहीं किए, कर लो, कुछ नॉलेज बढ़ रहा है आप लोगों का। जनगणना क्यों कराते हैं पूछा जाए आपसे, तो क्या करने के लिए, कितने लोग गरीबी में हैं, कितने लोग अमीरी में हैं, कौन ज्यादा पिछड़ा है, शैक्षणिक दृष्टिकोण से, एडुकेशनली, पॉलिटिकली, कल्चरली, हर तरीके से कौन पिछड़ा है,
किस जाति के लोग पिछड़े हैं, किस धर्म के लोग पिछड़े हैं, किस वर्ग के लोग पिछड़े हैं, कौन सा क्षेत्र ज्यादा पिछड़ा है, कहां हमें पैसे खर्च करने चाहिए। तो इसके लिए क्या करना है भैया, जनगणना कराई जाती है ताकि सही जगह पर सही खर्चा हो, ताकि अधिकतम लाभ हमें मिल सके। क्लियर है। तो भैया लॉर्ड रिपन ने पहली बार नियमित जनगणना की शुरुआत की थी, रेगुलर सेंसस की शुरुआत की थी, यानी कहा था कि अब हर 10 साल के बाद हम सेंसस करवाएंगे। क्लियर है। अब नोट कर लिए होंगे आप लोग। 1881 में पहली जनगणना रेगुलर की बात करें तो वही ने बोला कि जो इस साल जो 2021 में जनगणना हो रहा है, 1872 को मिला लोगे तो 16वीं जनगणना है, और अगर 1872 को काट दोगे तो कैवी जनगणना है, 81 से गिनोगे तो 15वीं है। खाली रेगुलर सेंसस को गिन लोगे तो कैवी जनगणना इस साल की 15वीं जनगणना 15th सेंसस है। लेकिन अगर आप 72 को भी जोड़ लेते हैं तो 16th सेंसस है। क्लियर है। तो 81 में हुआ, फिर 91 में हुआ, 1901 में हुआ, फिर 1911 में हुआ, फिर 1921 में हुआ, 1931 में हुआ और 1941 में हुआ। फिर इधर आएंगे, अब तो आज़ादी मिल जाएगी। 41 के बाद क्या मिल जाएगा, आज़ादी। 47 में भारत आज़ाद हो जाएगा। अब आज़ादी के बाद आ जाते हैं 1951 में हुआ, 51 में हुआ, 1961 में हुआ, 1971 में हुआ, फिर 1981 में हुआ, फिर 1991 में हुआ, 2001 में हुआ, 2011 में हुआ। अभी क्या हो रहा है, 2021 में हो रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो। और सीख है भैया, गणित मेरा कमजोर रहा है ना। हो गया। क्लियर है। 81, 91, 1901, 1911, 1921, 1931, 1941, कितनी हो गया गिनो तो। आजादी से पहले कितनी गिनो, आजाद 8 गिन लिए। आजादी से पहले पूछ रहे हैं 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अगर 2011 की जनगणना पूछे तो आजादी से पहले और के वाला मिला ले तो 14वीं जनगणना, और अगर आजादी के बाद पूछे तो 7वीं, 11 वाले में। क्लियर है। लेकिन इतना जनगणना हम करा लिए, एक बार भी हमारे किस्मत में नहीं रहा कि पिछले बार की तुलना में आगे जनसंख्या कम हो जाए। एक बार ऐसी किस्मत हुआ है 1921 में। 1921 में एक बार ऐसा किस्मत आया जब जनसंख्या पिछले बार की तुलना में कम हो गया। ऐसा नहीं था कि 10 साल के लोग समझदार हो गए और फिर बेवकूफ हो गए। महान महामारी आया था। वेरी गुड। महान महामारी और वर्ल्ड वार आया। कुछ लोग वर्ल्ड वार में मारे गए, कुछ लोग महामारी में मारे गए, सूखा पड़ा तो कुछ लोग भूख से मर गए। इंडिया की जनसंख्या कंट्रोल करने का एकमात्र तरीका यही है। अगर कंट्रोल करना चाहते हैं तो एक बड़ा भूकंप आ जाए 10-20 शहरों में। भारत में 52 महानगर है, ये 52 महानगर में एक बड़ा भूकंप है, भयानक 8 तीव्रता वाला, एकाएक कंप्लीटली, फिर 33 करोड़ पे हम लोग पहुंच जाएंगे। सब नहीं साफ होंगे, हम केवल शहर में बोले हिलाने के लिए। आपका गलत, आप इनका प्रेडिक्शन गलत है। जब लोग रोड पे घूमते थे तो एक्सीडेंट से उतना मर जाते थे, तो एक्सीडेंट वाला इधर मरा तो बात बराबर हो गया। रोड एक्सीडेंट में ज्यादा लोग मरते थे, उससे ज्यादा जितना रोज मरा, आप आंकड़ा निकालिए भारत का तो करीब 4000 डेली मरता था। सरकारी आंकड़ा के अनुसार 4000 रोज मरता था कोरोना में। आप देखिए कि एक्सीडेंट का रिपोर्ट निकालिए, डेली 5000 से ऊपर लोग मरते हैं एक्सीडेंट में। समझ रहा है बात। कोई टेंशन उसकी नहीं है, उतना लोग सिंसियर हैं, वो देख रहे हैं स्थिति को, है ना। फिर से हम लोग भैया देखिए यहाँ तो 1921 में पहली बार ऐसा समय, चलो कोई बात नहीं, हम लोग हर पल का जश्न मनाते हैं। तो 1921 में पहली बार चाहे किसी भी कारण से कमाना जनसंख्या, तब लोग जश्न मनाने से नहीं चूकते। इसलिए 1921 के साल को बोलते हैं जनसंख्या का महान विभाजन वर्ष, ग्रेट डिवीजन ईयर ऑफ पॉपुलेशन। महान विभाजन वर्ष कैसे कंट्रोल हुआ जान ही रहे हैं, और फिर भी क्या बोल रहे हैं, जनसंख्या का महान विभाजन वर्ष। 1901 लिख लीजिए। 1921 में 1911 की तुलना में जनसंख्या कम हो गया, हर बार बढ़ा। 81 से 91 में बढ़ गया, 91 से 1901 में बढ़ गया, 1901 से 11 में बढ़ गया, लेकिन 11 से 21 में कम हो गया। फिर 21 के बाद जो बढ़ रहा है आज तक कोई कमी
भरा पूरा परिवार चल रहा है। तो 1921 को क्या बोलते हैं? जनसंख्या का महान विभाजन वर्ष। लिख लो साल 1921। क्वेश्चन आया था 2016 सीडीपीओ बीपीएससी के थ्रू एक पेपर होता है, पहले महिलाओं के लिए होता था, अब उसमें सभी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उसमें क्वेश्चन आया था कि जनसंख्या का महान विभाजन वर्ष किस वर्ष को कहा जाता है? तो क्या आंसर बोलेंगे? 1921 को। क्यों बोला जाता है? क्योंकि पिछले बार की तुलना में जनसंख्या आगे कम हो गया था। 1911 की तुलना में 21 में जनसंख्या कम हो गया था इसलिए। और 1951 में एक्चुअली क्या था कि आजादी मिला, तो आज 1941 से 51 के तुलना में 1941 के तुलना में 51 में जनसंख्या बढ़ा, पर आज तक में जितनी रेट से जनसंख्या बढ़ा है उससे काफी कम रहा रेट। जनसंख्या बढ़ा लेकिन कम रेट से बढ़ा, 41 की तुलना में 51 में। इसीलिए 1951 को बोलते हैं लघु विभाजन वर्ष, मिनी डिवीजन ईयर ऑफ पॉपुलेशन। 1951 में 1951 से पहले जितने भी साल थे उनके तुलना में जनसंख्या 51 में बढ़ा 41 की तुलना में, लेकिन कम रेट से बढ़ा, इसलिए 1951 के साल को बोलते हैं लघु विभाजन वर्ष। लिख लो इसको भी। हाँ, तो थोड़ा कम हो गया। तो पाकिस्तान में जनसंख्या ज्यादा थोड़े ना हमसे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट भी वहां का कम है। पाकिस्तान में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बहुत कम है हमसे, हमारा दूसरे लेवल पे जा चुका है। समझा रहा है बात ना? इसमें पाकिस्तान शामिल नहीं किए, 51 पाकिस्तान को शामिल नहीं किए। जनसंख्या का लघु विभाजन वर्ष 1951 को क्या बोलते हैं जी? लघु विभाजन वर्ष। 21 को महान विभाजन वर्ष। याद रहेगा, इसको याद ही रखना है। 21 में लिख लीजिए पहला डिजिटल सेंसस। 2021 का जनगणना पहला डिजिटल जनगणना है। 2021 की जनगणना पहली हाँ हो ही रहा है। इसका रिपोर्ट 2022 अप्रैल मई तक प्रस्तुत होगा। हो गया। 2021 के सेंसस भारत का पहला डिजिटल सेंसस है। 2021 सेंसस इज फर्स्ट डिजिटल सेंसस ऑफ इंडिया। हाँ, डोर टू डोर जाना ही पड़ता है, तभी तो इतना टाइम लग जाता है, एक एक दरवाजे पे जाना पड़ता है। चलिए, रमेश शर्मा, पत्नी का नाम रीमा देवी। हाँ, ये सब काम टीचर लोग करता है। चलिए, इसीलिए तो भारत पीछे, पढ़ाने के अलावा कुछ और भी काम दे रहे हैं। और टीचर को खाली पढ़ाने का काम मिले तो करेगा ही नहीं। टीचरों तो महान है, अगर 6 घंटे की क्लास है उसमें 3 घंटा पढ़ाएगा, 3 घंटा अपने खेत में काम भी कर लेगा। वो गांव के स्कूल में पोस्टिंग करवा लेता है, घूम रहा है, एप्लीकेशन लिख के रख दिया है। आजकल टीचरों के लिए क्या है, एप्लीकेशन बिना डेट डाले लिखा कर रखा गया है 2000, और उसमें जैसे हुआ कि आ रहा है डेट डाल देगा, सब आपस में मिला हुआ है, और सब इसी छुट्टी पे जाता है, महीना छुट्टी पे सैलरी आ रहा है। तो टीचर भी कम नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। आज़ादी के टाइम में 33 करोड़, हाँ मिला के, अब हम लोग 133 करोड़ हैं, अकेले 133 करोड़ है। इंडिया अब वो दिन दूर नहीं कि अकेले यूपी हो जाएगा 33 करोड़। चलिए जाने दीजिए। अब आइए लिखिए, भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण, भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण, कोई बात नहीं, कुछ ऐसा गलत नहीं है, कैमरा के सामने भी हम लोग कुछ चीज़ों को सही से डिस्प्ले कर रहे हैं। नहीं, जनसंख्या वृद्धि का भारत में आखिर मूल कारण है क्या? कौन से ऐसे कारण है जिससे जनसंख्या का वृद्धि मधुमक्खी के छत्ते की तरह हुआ? नहीं जी, आखिर 33 करोड़ से 133 करोड़ किस कारण से हो गए? लिखिए पहला कारण, फर्स्ट कारण लिखिए, शिक्षा और जागरूकता की कमी। शिक्षा और लैक ऑफ एजुकेशन एंड अवेयरनेस, 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 शिक्षा और जागरूकता में कमी, एजुकेशन और अवेयरनेस की कमी। शिक्षित लोग हो जाएंगे तो बातों को समझते हैं वो, कि आखिर जनसंख्या वृद्धि, अगर मान लीजिए 2 बच्चे हैं, 4, 5, 10 बच्चे करेंगे तो उसका क्या नतीजा निकलेगा। दूसरी बात, उनको हेल्थ फैसिलिटीज की जानकारी भी होती है, हेल्थ की
कि किस हेल्थ फैसिलिटीज के कारण जनसंख्या कंट्रोल होगा, ये उन्हें पता होता है। अतः प्रिकॉशंस वगैरह लेते रहते हैं। पढ़े लिखे लोग वो अपने काम से समय निकालते हैं परिवार नियोजन के लिए भी। उनके बाल बच्चे कुपोषित भी नहीं होते, वो प्रॉपर उनके अपने बच्चे का हेल्थ चेकअप कराते रहते हैं। जो भी टीका है, जो भी इंजेक्शन है, वो बच्चों को ड्रॉप वगैरह पिलाया जाता रहता है। लेकिन गरीब का बच्चा मिट्टी खा के बड़ा होता है ना। उनके पास काम के सिवा और कोई कुछ सोचने का वक्त नहीं है, क्योंकि उनकी सैलरी कम होती है, वो गरीब हैं, ओवर टाइम वो काम करते हैं। कहने का मतलब यह है कि जिस क्षेत्र में गरीबी ज़्यादा है वहाँ एजुकेशन की भी कमी है, अवेयरनेस की भी कमी है, जनसंख्या बढ़ेगा। दूसरा कारण लिखिए, पढ़ना लिखिए, पढ़ा लिख लिया आपने, लैक ऑफ एजुकेशन एंड अवेयरनेस। दूसरा लिखिए लैक ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज, लैक ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज, स्वास्थ्य सुविधाओं में कमी, स्वास्थ्य सुविधाओं में कमी। समझाएंगे क्यों जिम्मेवार है स्वास्थ्य सुविधाओं में कमी। आप भले ही पटना में, पटना के आसपास देखेंगे कि पटना के आसपास जो गांव है वहां भी देखेंगे कि हर एक किलोमीटर के बाद उनको प्राइमरी हेल्थ सेंटर मिल जाएगा। प्राइमरी हेल्थ सेंटर मिल जाता है, यानी कि जो छोटे मोटे हॉस्पिटल्स है वो उनको 1-2 किलोमीटर के अंतराल पे, 4 किलोमीटर के अंतराल पे मिल जाता है, आसानी से हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। लेकिन अभी भी छत्तीसगढ़ के जंगलों में जाइए, अभी भी उड़ीसा में चले जाइए, आंध्र प्रदेश के जंगलों में जाइए, अभी भी कई ऐसे जगह हैं, आदिवासी के गाँव हैं पहाड़ों में, जिनको 10, 20, 50 किलोमीटर जाने के बाद हॉस्पिटल मिलता है। तो ऐसी स्थिति में उनका उनकी छोटी से छोटी बीमारी में भी उनकी मौत हो जाती है। जब तक हॉस्पिटल में पहुंचेंगे तब तक वो मर जाते हैं। ऐसी उनकी हेल्थ फैसिलिटी है। तो अगर कोई ऐसी प्रिकॉशनरी अप्रोच अगर उनको लेना है गर्भ को कंट्रोल करने के लिए, तो क्या वो उसके बारे में तो पहले जानकारी उनको नहीं होगी, और जानकारी होगी तो वहाँ पहुँचने में वो क्या करेंगे, पहुँच नहीं पाएंगे इन चीज़ों के लिए। तो ऐसे में क्या होगा, जनसंख्या लापरवाही में बढ़ता चला जाएगा। समझ में आ रहा है बात में। तो हेल्थ फैसिलिटी अगर हर जगह कर दिया जाए, जितने भी इलाके हैं भारत के, हर 1-2 किलोमीटर पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर खोल दिया जाए, या पॉपुलेशन से संबंधित जानकारी फैलाने वाला कुछ डॉक्टर को, कुछ नर्स को, कुछ आशा कार्यकर्ता को बिठा करके कैंपेन करवाया जाए गांव-गांव कि भाई अगर पॉपुलेशन कंट्रोल करना है तो आप ये सब प्रिकॉशंस ले सकते हैं, या जनसंख्या बढ़ाने से क्या घाटा होगा, क्या फायदा होगा, ये बताने के लिए अगर लोगों को नियुक्त कर दें। मैं समझता हूँ कि अगर ऐसा कर दिया जाए कि हर एक पंचायत के लेवल पे एक चौपाल लगाया जाए, उसमें बड़ा सा स्क्रीन बना के सिनेमा के टाइप का एक मूवी बनाया जाए, और उस मूवी में दिखाया जाए कि एक आदमी के 10 बच्चे, एक आदमी के 2 बच्चे, दोनों के पास बराबर संसाधन थे, लेकिन 10 बच्चे वाले और गरीब होते चले गए, उनकी दयनीय हालत हो गई। जिनके 2 बच्चे थे उनकी हालत बहुत अच्छा हो गया, वो उनके बच्चे IAS बन गए, उनके बच्चे टॉप कर गए, पढ़ा लिखा दिए बढ़िया से। अगर इस तरीके का मूवी बना के, सेंटिमेंटल मूवी बना के लोगों को समझाया जाए तो गरीब से गरीब आदमी भी इस बात को समझेगा। और उसके बाद अंतिम में, मूवी के अंतिम में उनको मेडिकल फैसिलिटी, हेल्थ फैसिलिटी के बारे में भी चर्चा कर दिया जाए, ताकि उसके बाद उसी में से एक आदमी को बुला लिया जाए डेमो के लिए, अब बुलवाया जाए कि आपने आज क्या समझा इस मूवी से। इससे क्या होगा, पूरा गांव इस बात को समझेगा। हर सप्ताह या कम से कम 1 महीने में एक बार इस तरह का चौपाल लगाया जाए तो जनसंख्या अपने आप क्या हो जाएगा, कंट्रोल होता दिखेगा। लेकिन पता चला कि टीवी भेजवाए हैं देखने के लिए जनता को, मुखिया जी अपने घर में लगवा के देख रहे हैं, जनता को दिखाई नहीं रहे हैं। तो यही तो दिक्कत है यहाँ पर है। नंबर 2 लिख लिए हेल्थ फैसिलिटी की कमी। तीसरा लिखिए बेटा पाने की इच्छा, डिजायर फॉर मेल चाइल्ड, डिजायर फॉर मेल चाइल्ड, मतलब कि बेटी यहाँ पर कुछ नहीं मानी जाती, पिता के संपत्ति का वारिस बेटी नहीं मानी जाती, कुलदीप माना जाता है, कुल का दीपक। जब तक नहीं आएगा 1 बेटी, 2 बेटी, 5 बेटी, 10 बेटी, 15 बेटी, अब 15 बेटी अगर पैदा हुई, अगर मान ली 16वां में कुलदीप आ भी गया, मान लेते हैं, तो 15 बहनों का प्यार और 2 माता पिता के 17 लोगों का प्यार, और जो आदमी 17 लोगों का प्यार पाले वो कुल आग बन जाएगा, वो कुलदीप नहीं रहेगा, अपनी बहनों को रोड पे बिठा देगा, अब माँ बाप को वृद्धाश्रम भेज देगा, वो कुल आग। तो ऐसे कुलदीप को क्या किया जाए, ईंटा पत्थर बांध के उसको कुआं में डाल दीजिए। इस तरह के कुलदीप, इस तरह के कुलदीप से तो अच्छा है कुलदीपा रहे। वैसे भी रिसर्च में कहा गया कि बेटियां माता पिता के प्रति केयरिंग ज्यादा होती हैं बेटों की तुलना में। अतः ये मेरा मानना है कि बेटियों को 90% संपत्ति में हिस्सा दे दिया जाए, मात्र 10% में बेटों को दिया जाए। इधर देख अब आप एकदम सीरियस बात, सब लोग हंस दिया पर आप नहीं हंसे, लगता है दिमाग में बड़ा एकदम फितूर कर गया। सही बात है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, सपोर्ट नहीं करेंगे, आना विरोध करेंगे। इधर आते हैं, यहाँ पर मैं उतना ज्यादा नहीं जानता।
लेकिन देखो एक बात, अगर आपकी जवाब दूं तो एक बात मैं बताऊं कि बैलेंस नहीं है हमारे देश में। आप एक तरफा देखते हैं, अपने फायदे के फेवर में देखते हैं केवल। जितनी आज़ादी हम अपनी पत्नी को, जो शादी हो गया तो उस दिन से उसको अपना नौकर मान लेते हैं। पूरे घर के लोग, बेटा माँ बीमार रहती है शादी कर लो कहा जाता है, इसका मतलब एक परमानेंट नौकर ढूंढ रहे हैं आप। इस बात को कहने का मतलब क्या है कि परमानेंट आप एक नौकर ढूंढ रहे हैं, है ना। आप बहू को अगर बेटी के समान देखें, जैसे बिटिया नहीं काम करने का मन है तभी उसको छोड़ देते हैं आप, वैसी बहू को भी नहीं काम करने का मन है, जैसी बहू बोलती है कि नहीं काम करने का मन है, उसे 50 नामों से ग्रसित कर देते हैं। अयोध्या से आई है, कहाँ से आई है, पता नहीं किसके घर से आई है, माँ बाप कैसे थे, 50 ताने उसको आप दे देते हैं। जैसे लगता है पूरे घर की नौकरानी आप लेकर के आए हैं। बात समझिएगा, बराबरी का वैल्यू जिस दिन से महिलाओं को देना शुरू कर देंगे, है ना, लड़के की माँ जिस दिन से उस दिन आपकी अपनी बहू को बेटी मानना शुरू कर देंगे, इस तरह की घटनाएं छूट जाएंगी। अगर कभी बहू जिद कर ली तो जिस तरह से बेटी को आप मनाते तो उसे बहू को ही मनाने चले जाएं तो एक बात खत्म हो जाएगा। पर सास भी ईगो में है और बहू भी ईगो में है तो फिर ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देख लीजिए, हिसाब कर लेते हैं फिर बढ़िया से। नहीं जी, सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? थोड़ा सा मानसिकता हमें भी बदलनी होगी। अगर वो खाना बना रही तो साथ में हेल्प करना होगा, अगर वो कपड़े धो रही तो कुछ कपड़े हमें भी धो देने होंगे, तभी जाके मामला बराबरी का बनेगा, यहाँ तब चलेगा। और आज जब लड़कियों को आरक्षण मिलता है तो हम लोग चिल्चिलाते हैं कि क्या हो गया, 35% क्या जरूरत था देने का, इतना दे दिए। हम तो कहते हैं 60% दो। क्या सीन यूपी वाला है? यूपी में कौन सा सीन है? हाँ तो यही ना, जीवन भर तो मारते आप आए, एक थप्पड़ो मार दी तो चिलचिला रहे हैं आप। आगे 3 नंबर पे आइए, आपका जवाब मिल गया होगा साहब, इधर आते हैं। इधर आओ, 3 नंबर पे आओ, 4 नंबर पे आओ। सॉरी, बताना जरूरी था क्योंकि आप लोग एक अगला जो जीवन, अगला जनरेशन, देश आप ही के कंधे पे चलना है। अगर आप ठीक अप्रोच लेके नहीं चलेंगे तो देश चलेगा कैसे? आधी आबादी का सच आपको जानना होगा कि क्या रहा है। तो नंबर 4, वैसे भी जनसंख्या कंट्रोल के लिए कहा जाता है कि अगर पढ़ाना हो, शिक्षा का विकास करना हो तो पहले नारी की शिक्षा का विकास कीजिए। अगर आपको सच में जनसंख्या कंट्रोल करना है तो बेटों को पढ़ाने से जनसंख्या कंट्रोल नहीं होगा, बेटियों के पढ़ाने से जनसंख्या कंट्रोल होगा। महिलाएं पढ़ेंगी तो अपने आप जनसंख्या कंट्रोल हो जाएगा। एंड एजुकेशन अवेयरनेस का अगर विकास करना भी है तो ज्यादा किसमें करिए? महिलाओं में करिए। तो नंबर 2 हो गया। 3 हो गया बेटा पाने की इच्छा। नंबर 4, 3 तो हो ही गया, बेटा पाने की इच्छा है, हेल्थ फैसिलिटी हो गया पहले, दूसरे में, 4 में, 3 में हो गया, 3 हो गया ना। चौथे नंबर पे लिखिए, बेरोजगारी लिख सकते हैं, गरीबी। बेरोजगारी और गरीबी को एक साथ लिखिए, बेरोजगारी और गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट के कारण पॉवर्टी होती है, अनएम्प्लॉयमेंट के कारण मजदूरी का रेट घट जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट होने से जो वेजेज हैं, तो मान लीजिए कि बहुत हमारे पास काम 10 है, सुनो, और यहाँ पर बेरोजगार लोग 100 हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? एक मौका मिल जाएगा हमारी कंपनी को कि मजबूरी में सबको रहना होगा, हम जितनी सैलरी दे उस पर उसको काम करना होगा। मान लीजिए कि 10 वैकेंसी है, यहाँ काम करने वाले 100 लोग हैं, तो सामने मजदूर की एक ये होगा कि भाई हमें काम चाहिए हर हाल में, तो हम क्या कहेंगे? भाई हम इतना ही देंगे, करना है तो करो, क्योंकि मेरे पास 10 ही सीट है। तो फिर इसमें क्या हो जाएगा? शोषण किसका हो जाएगा? जब मजदूरों का। तो ऐसे में बेरोजगारी जब होती है तो लोगों को काम नहीं मिलता, कम मजदूरी मिलती है, कम मजदूरी पे काम करना पड़ता है। ऐसे में वो चाहते हैं कि और लोगों को और जनसंख्या बढ़ा लें ताकि मजदूरी और आ जाए हमारे पास। 8,000 हम कमा रहे हैं, 2 बेटा होगा तो 24,000 की बात हो जाएगी, 4 10 हो जाएंगे तो 80,000 रुपये आएगा घर में। फिर मिला जुला के देख लेंगे, बचा लेंगे 50,000, 30,000 में खा पी लेंगे सब लोग मिलके। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? जब वेज कम मिलता है तो मजदूर भी चाहता है भैया कि हम और जनसंख्या बढ़ा लें, और जनसंख्या बढ़ा लें ताकि और मजदूरी देने वाला हमें मिल जाए। एक कॉन्सेप्ट तो ये है बेरोजगारी का। और दूसरा कॉन्सेप्ट है कि गांव की तुलना में शहर में जनसंख्या तेजी से नहीं बढ़ता, शहर की जनसंख्या कम तेजी से बढ़ता है। अगर शहर की जनसंख्या आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है तो माइग्रेशन से। शहर की जनसंख्या जन्म दर से नहीं बढ़ता, लोग जन्म नहीं दे रहे हैं। अगर पटना की जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, पटना में गैदरिंग बढ़ता जा रहा है, इसके पीछे वजह जन्म दर नहीं है। ऐसा नहीं कि लोग जन्म दे रहे हैं इतना ज्यादा आदमी को, लोग बाहर से काम करने के लिए, पढ़ने के लिए पटना आते हैं। पूरे बिहार के लोग पटना में
पढ़ाई को स्टैंडर्ड मानते हैं, तो पूरे बिहार के बच्चा अगर पॉसिबल होता है तो पटना आ जाता है पढ़ने के लिए। पूरे बिहार के लोग अगर रोजगार की बात करें तो मोतिहारी, सीतामढ़ी, बेगूसराय, गया, जहानाबाद, इन सब जगहों पर रोजगार के उतने साधन नहीं है, तो लोग कहाँ चले जाते हैं रोजगार के लिए? पटना चले जाते हैं। नहीं होता तो दिल्ली और बॉम्बे भी चले जाते हैं। तो महानगरों में या नगरों में जो जनसंख्या वृद्धि आप देखते हैं वो वृद्धि माइग्रेशन से है। किसका? पलायन से है, यानी प्रवास से है। हमारे यहाँ कई प्रकार के माइग्रेशन होता है, गांव से गांव माइग्रेशन, गांव से शहर माइग्रेशन, शहर से गांव माइग्रेशन। कई लोग जो रिटायर कर जाते हैं नौकरी से, बहुत दिन शहर में रह लेते हैं, तो वो अपना आशियाना कहाँ बनाना चाहते हैं? इस शहर के चीख वाली दुनिया से गांव में शांति की दुनिया में ढूंढते हैं, तो कुछ लोग शहर से गांव भी जाते हैं। हालांकि ये रेशियो कम है, भारत में शहर से गांव जाने वाले की संख्या बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी लोग जाते हैं शांति ढूंढने के लिए गांव में। और गांव से लोग शहर में तो रोजगार के लिए आ ही रहे हैं, पर हमारे यहाँ गांव से गांव भी परिवर्तन होता है, शहर से शहर भी होता है। पटना से लोग पढ़ाई कर लिए, उनको लगा कि कलेक्टर बनना है, मुझे दिल्ली जाना है ना। अब ना हम लोग मिशन 50 में माहौल क्रिएट किए हैं कि भैया अब यहाँ भी IAS की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि जितने टॉपर्स हैं उनसे आप डायरेक्ट यहाँ मिलते हैं, तो एक फायदा यहाँ पर रहता है। तो अब हम लोग माहौल क्रिएट किए कि भाई यहाँ भी आप IAS बन सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। तो लोग दिल्ली चले जाते हैं पढ़ाई के लिए, रोजगार के लिए, तो शहर से शहर माइग्रेशन भी हो रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा इंडिया में माइग्रेशन गांव से गांव होता है। भारत में सबसे ज्यादा माइग्रेशन विलेज टू विलेज होता है। बोले सर ये समझ में नहीं आया, आप चाहेंगे? क्योंकि गांव में शादियां होती हैं, सबसे ज्यादा शादी कहाँ होता है? जनरली गांव में होता है। और गांव की लड़की एक गांव से दूसरे गांव में शादी के बाद चली जाती है, तो इसको काउंट किया गया तो सबसे ज्यादा माइग्रेटेड पीपुल कहाँ मिले? गांव से गांव में। तो पूछा जाए इंडिया में सबसे ज्यादा माइग्रेशन कहाँ से कहाँ के बीच होता है? गांव से गांव होता है। इसको याद कर लीजिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है। तो भैया शहर में जनसंख्या बढ़ता है, बेरोजगारी का एक कॉन्सेप्ट तो समझ गए आप कि बेरोजगारी है, कम बेज मिलेगा तो और पॉपुलेशन बढ़ाएंगे वो, ये लेकिन बहुत प्राचीन काल का कॉन्सेप्ट है। और दूसरा कॉन्सेप्ट है गांव में जो जनसंख्या बढ़ते हुए आप देखते हैं वो जनसंख्या माइग्रेशन से नहीं है, रियल में बर्थ रेट से है। वो जन्म दर वहां ज्यादा है और शहर में जन्म दर कम है, क्योंकि यहाँ बेरोजगारी नहीं है। शहर में मैक्सिमम लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ में एंगेज हो जाते हैं, इस वजह से यहाँ जनसंख्या कम है। क्योंकि गांव में 6 महीने काम है, 6 महीने फ्री है, जनसंख्या बढ़ेगा। तो बेरोजगारी भी जनसंख्या बढ़ने का मेन कारण है। हाँ ये भी लिख सकते हैं। तीसरा लिखिए, लास्ट लिखिए, मनोरंजन के साधनों का अभाव। भैया ये एक्सप्लेन मत कराइए मनोरंजन के साधनों का अभाव। अगर आप यूरोप में जाएंगे, अगर आप जर्मनी जाओगे, जर्मनी की बात करो, रूस की बात करो, तो वहाँ लोग 16-16 घंटे जॉब करते हैं। जर्मनी रूस के लोग जॉब 16 घंटे नौकरी करते हैं, और उसके बाद शॉपिंग मॉल है, पार्क है, 20 घंटे तो इधर उधर ही निकल गया, मात्र 4 घंटे बचा, अगले दिन फिर जॉब पे जाना है तो सो जाओ। कहने का मतलब ये है कि भैया वहाँ पर दूसरी बात कि वहाँ लेट शादी हो रहा है। यूरोप में जाइएगा तो 40 साल 42 साल में लोग शादी करते हैं, 40-42 में शादी करते हैं। जब बायोलॉजिकली संभावनाएं खत्म हो जाती है तब शादियाँ करते हैं। और दूसरा शादी करके पता चला कि वो चले गए ऑस्ट्रेलिया, अब वो चले गए अमेरिका, पता चला कि 1 साल के अंदर वो मिस एनी के साथ, वो मिस्टर ट्रंप के साथ, मतलब वहाँ शादियाँ चलती ही नहीं है, 6 महीने ज्यादा रिश्ते नहीं चलते। इंडिया में क्या है भैया, शादी की प्रमुखता है। वहाँ 40 में शादी, इंडिया में पहली शादी की प्राथमिकता होती है कि भाई पहले शादी कर लो। आप पढ़ने पटना आते हैं, 2 साल के अंदर आपका घर से कॉल आने लगता है, अरे शादी के बाद पढ़ाई होता है, अब मम्मी का तबीयत ठीक नहीं रहता है, कर लो शादी। दादाजी भी कह रहे कि पोतहू देख के ही मरेंगे हम, दादाजी भी कह रहे कि बहू को देख के ही मरेंगे, वरना ऐसे नहीं मरेंगे हम। अब शादी कर लिया तब भी नहीं मर रहे हैं। अब क्या बोले, जब तक पोता नहीं देख ले तब तक नहीं मरेंगे। हो सकता है सामने वाला संयमित हो बेचारा, अभी पढ़ाई लिखाई करना हो, अभी लोड लेना नहीं चाह रहा हो सर पे बाल बच्चे का। अब इधर क्या हुआ कि हमारे तो खुल के कुछ बातचीत करते नहीं, खुल के बातचीत नहीं करते तो पता चला कि बेटा से बिना पूछे बहू को अस्पताल पहुंचा दिए। डॉक्टर साहब जरा बताइए, 3 साल से पोते का मुंह नहीं देखे हम अभी तक। तो कहीं ना कहीं दादाजी की इच्छाएं भी, अभी आप तो एक तो इकोनॉमिकली अनफर्टाइल थे ही, और ऊपर से एक लोड तो थे ही, दूसरा लोड हम पर लाद के जाइए यहाँ से। मतलब ऐसे नहीं मरेंगे जब तक तुमको लोड नहीं डाल दें। कहने का मतलब समझ आया बात। तो ये भी एक कारण हो सकता है, ये भी एक कारण हो सकता है भाई ना कि जल्दी कम उम्र में विवाह। तो लिख लीजिए ये भी लाइन एक, विवाह की आयु यहाँ पर बहुत कम है। इंडिया में एवरेज एज जो विवाह करने की है कम है। मैरिज एज क्या है, लोएस्ट या मिनिमम मैरिज एज लिख सकते हैं, या फिर लोएस्ट मैरिज एज। बाल विवाह मत लिखिए, चाइल्ड मैरिज अब खत्म हो गया, वो मत सोचिए। अब राजस्थान में कुछ जगहों पर आज भी बाल विवाह होता है। वहाँ एक पर्व होता है तीज एक पर्व है वहाँ, स्पेशली यहाँ भी होता है पर वो दूसरा तीज है, वो राजस्थान में होता है।
हाँ, उस तीज में 6 महीना का लड़की और 6 महीना का लड़का तय हो गया कि मिस्टर है, अच्छा 6 महीना का ठाकुर तुम्हारी बेटी हुई है ना, कि हाँ ठाकुर मेरी बेटी हुई है, तो तुम्हारा बेटा हमारी बेटी, जब भी बड़े होंगे शादी करा दिया गया। अब हो गया शादी, तो होता है शादी आज भी, राजस्थान हरियाणा में कई जगहों पर 6-6 महीना में शादी करा दिए। बाद में लड़का 12-13 साल का हुआ, तब उसके पिता फोटो दिखाए कि तुम ज्यादा घूम फिर मत करो, ये फोटो देख लो, जाओ मिल तुम्हारी शादी हो चुका है, तुम्हारी शादी हो चुकी है भैया, आप जाओ। तो भैया 12 साल में जिस आदमी को पता चल जाए कि मेरी शादी हो चुकी है, जब तक वो 24 में समझदार होगा तब तक 12 बच्चे, जनसंख्या बढ़ेगा ही। मैरिज का एज कम होगा, जनसंख्या बढ़ेगा। अगर मैं आप ये रियलिटी है, पॉपुलेशन ग्रोथ पढ़ रहे हैं आप, तो जानना पड़ेगा आपको। आपके देश में एक धर्म है पारसी, आपके देश में एक धर्म है पारसी, बात सुनो, आपके देश में एक धर्म है पारसी। पारसी की जनसंख्या धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। आज मनमोहन सिंह सरकार को उनके लिए एक योजना चलाना पड़ा था जिसका नाम था जियो पारसी योजना, और उसी का फेज 2 मोदी जी भी शुरू कर दिए हैं, क्योंकि पारसी बहुत कम हो रहे हैं। टोटली उनकी जनसंख्या 60,000 के आसपास था, अब तो लगता है 40,000 के आसपास पहुंच गया होगा। इसके पीछे क्या वजह है? शादी लेट करना। 40 साल 42 साल में पारसी शादी करते हैं। महाराष्ट्र और गुजरात से लेकर पूरे महाराष्ट्र जितने बड़े बड़े उद्योगपति हैं, पैसे वाले लोग हैं, वो सब पारसी हैं। वो सब कौन है भैया? पारसी। और पारसी 40 साल में विवाह करेगा, 42 साल में विवाह करेगा, और शादी करते ही 4-5 दिन पत्नी के साथ रहा, पत्नी को बना दिया सीईओ, अपने बन गया एमडी। पता चला पत्नी चली गई मीटिंग करने अमेरिका 6 महीने के लिए, अब पति चला गया ऑस्ट्रेलिया। जनसंख्या कैसे बढ़ेगा भाई? 42 में शादी करो तो साथ रहो, जनसंख्या बढ़ेगा। 21 की बात अलग है, 21 में शादी करके घूम सकते हो 5-6 साल, कोई दिक्कत नहीं है, भेज दो ऑस्ट्रेलिया अमेरिका, कहीं कोई दिक्कत नहीं। पारसियों की जनसंख्या कम हो रहा है, उनको अब मोटिवेट किया जा रहा है कि भैया अब शादी आपको कर लेना है, कब? कम एज में, ताकि अपनी जनसंख्या आपकी बढ़े, वरना गायब हो जाइएगा, पारसी धरती से निकल लीजिएगा। अभी मणिपुर में 1 लाख रुपया इनाम दिया जा रहा है जनसंख्या बढ़ाने के लिए। वहां एक वर्ग है जिसकी जनसंख्या गायब हो रहा है। तो ये सब रियलिटी है, आप ऐसा मत सोचिए कि कोई मजाक वाली बातें हैं। खत्म हो रहा है। रूस की बात करूं, रूस में जनसंख्या खत्म हो रहा है। रूस को डर लग रहा है कहीं ऐसा ना पूरा रूस खाली हो जाए, तो रूस में एक अवार्ड चलाया गया है, लेनिन मदर अवार्ड। उसमें नियम बनाया गया है कि जिस मदर के 12 बच्चे होंगे उनको यह अवार्ड मिलेगा। मतलब कि इस अवार्ड में गाड़ी, बंगला, 2 लाख रूबल, सरकारी नौकरी, जिस मदर के 12 बच्चे होंगे उसी को यह अवार्ड मिलेगा। यह अवार्ड 1980 के दशक में लाया गया था रूस में, लेकिन आज तक के रिकॉर्ड है कि कोई महिला यह अवार्ड नहीं जीत पाई। इंडिया में अगर होता यह अवार्ड, तो इंडिया में अगर यह अवार्ड होता तो अगर नहीं भी होता तो पड़ोसी का बच्चा शो कर देते वहां, बाद में देखा जाएगा तो क्या होगा। हम लोग करामाती लोग भी तो हैं। जर्मनी की हालत वही है। जर्मनी चले जाओ आप जर्मनी जाओ तो जर्मनी में क्या है कि किसी कॉलोनी में 60 साल तक बच्चे पैदा नहीं हुआ। पूरी कॉलोनी 60 साल तक एक भी बच्चा नहीं। कोई बच्चा अगर पैदा हुआ वहां तो उस दंपत्ति को लोग अवार्ड देते हैं, माला पहनाते हैं कि हुजूर आपने जो कार्य किया, समय निकाला, उसके लिए इस कॉलोनी पर बहुत बड़ा एहसान आपका है। जर्मनी की हालत है। तो ऐसे हालात के देश में बताएंगे। अब एक थ्योरी, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, उसमें पूरी बात आपको समझ में आएगा क्या है। तो ये सब क्या है? कारण है जनसंख्या वृद्धि का भारत में। क्लियर हो गया? अगर जनसंख्या वृद्धि पर कोई निबंध लिखने आ जाए उसके कारण पर तो लिख देंगे आप लोग। चलिए तो एक बोलो, सही बात बोला आपने। एक्चुअली क्या है ना कि 1 चाइल्ड पॉलिसी था, तो वहां पर सुन तो लो, पूछ लिए तो सुनो। वहां पर 1 चाइल्ड पॉलिसी थी, पर उसने कर दिया 2 चाइल्ड पॉलिसी। अब बात सुन लीजिए, 1 चाइल्ड पॉलिसी से क्या हुआ कि वहां पर हेल्थ फैसिलिटी बहुत उच्चम कोटि का है। इंडिया वाली बात नहीं है, हाई लेवल का हेल्थ फैसिलिटी है। कहाँ? चीन में। तो चीन में जो एवरेजेज है, इंडिया का एवरेजेज 70 साल के आसपास है। इंडिया में एवरेजेज का मतलब समझते हो? एक जन्म लेने वाला बच्चा अधिकतम जितना दिन तक जिएगा उसे बोला जाता है एवरेजेज, या लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहा जाता है उसे। जीवन प्रत्याशा, भारत की जीवन प्रत्याशा 70 साल है। मतलब एवरेज बच्चे यहाँ कितना दिन तक जीवित रहते हैं? 70 साल तक। चीन उनमें जाइएगा तो 85 साल लाइफ एक्सपेक्टेंसी वहां का है। तो भैया एक बच्चा पॉलिसी लाएंगे आप, तो जो बूढ़ा है, बूढ़ों की संख्या क्या होता चला जाएगा। इधर से जन्म लेने वाला कम है, लेकिन आगे जो बढ़ चुका है जनसंख्या, उनकी जनसंख्या ज्यादा हो जाएगा। तो बूढ़ों की जनसंख्या ज्यादा हो जाएगा तो इकोनॉमिकली डिपेंडेंट क्लास में आते हैं वो। बूढ़े किस में आते हैं? इकोनॉमिकली डिपेंडेंट क्लास में। तो आर्थिक बोझ पड़ेगा ना जी। उसी रेशियो में अगर जनसंख्या, युवाओं की जनसंख्या बढ़ता तो इकोनॉमिकली बैलेंस होता। वो इकोनॉमिकली इम्बैलेंस पैदा हो गया, आर्थिक रूप से पिछड़ने लगा चीन। इसलिए उसने कहा कि अब 2 चाइल्ड पॉलिसी में लाएंगे ताकि युवाओं की संख्या बढ़े। क्लियर है?
ये चीज है। अब इंडिया भी धीरे धीरे इसका एवरेज बढ़ रहा है, हेल्थ फैसिलिटी जैसे जैसे इंप्रूव हो रहा है। मोदी जी लाए हैं अभी आयुष्मान भारत, इस तरह से कई योजनाएं ऐसी आ जाएंगी तो कोई व्यक्ति, हर व्यक्ति अपना इलाज करा सकेगा फ्री में, कम पैसों में, हर व्यक्ति के पहुंच तक अस्पताल होगा। ऐसे में क्या होगा भैया, ऐसे में हमारा जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, जीवन प्रत्याशा है, एवरेज एज है, वो बढ़ेगा। क्लियर। आप बेल्जियम चले जाओ, बेल्जियम में 96 साल है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, 96 साल, यानी 96 साल तक एक सामान्य व्यक्ति जिंदा रह जाता है, वहां मरता ही नहीं। 96 साल में एक बुजुर्ग मॉर्निंग वॉक कर रहा है, क्या भैया, फिट रखने के लिए अपने आप को, और उसी में विवाह भी कर लिया 96 साल में। उधर से एक आती थी ओल्ड वुमेन, वो अपना वो भी वॉक करती थी, वो भी खा ली, चलो शादी करते हैं, 4 साल और जिंदा रह गया, वो शादी करने पर बढ़ गया उसका, खुशी के मारे। चलिए अब हम लोग आते हैं, लिखिए टॉपिक, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, थोड़ा सा बता के छोड़ देंगे। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, थोड़ा सा यूरोप से तुलना हम जानबूझ के कर दिए, ये जरूरी था कि यूरोप की स्थिति क्या है, हमारी स्थिति क्या है। हमारी स्थिति बिल्कुल अलग है यूरोप से। यहाँ शहर में आओगे तो पुरुषों की जनसंख्या ज्यादा मिलेगा, यूरोप में जाओगे तो शहर में महिलाओं की जनसंख्या आपको ज्यादा मिलेगी। यूरोप के किसी भी शहर में चले जाओ, महिलाएं ज्यादा है, पुरुष कम है। इंडिया में क्या है कि लोग काम करने के लिए जो पुरुष माइग्रेट करता है, उसमें ज्यादातर पुरुष ही माइग्रेट करते हैं, उनकी महिलाएं माइग्रेट नहीं करती। बहुत साल बाद उनकी स्थिति ठीक होता तो अपनी पत्नी को या बाल बच्चे को ले गए शहर में, वो अलग बात है, लेकिन जनरली काम करने के लिए यहाँ पर कौन माइग्रेट करता है, पुरुष करता है। इसलिए शहरों में महिलाओं की तुलना में पुरुषों की जनसंख्या क्या होती है, ज्यादा होती है। क्लियर है। तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी क्या है, थोड़ा समझ लीजिएगा बात, लिखवाएंगे इसके बारे में कल, लेकिन ये क्या है केवल इतना जान जाइए, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी क्या है। देखो ये एक ऐसा थ्योरी है, इसको दिया गया था 1929 में। कब दिया गया था, 1929 में। इस थ्योरी के देने वाले व्यक्ति थे F.W. नोटेस्टाइन। इस थ्योरी के देने वाले कौन थे, F.W. नोटेस्टाइन। समझ में आ रहा है, नए बच्चे जो आए हैं उनको समझ में आ रहा है बात। न्यू कौन कौन है, नए कौन कौन है आज पहली क्लास में, 2 4 3 हो गए, 4 5 6 भैया, समझ में आप लोग को आ रहा है, पूरी बातें समझ रहे हैं। कंपैरेटिवली क्या है, अब इस पर निबंध लिखने भी आएगा, अगर जनसंख्या पर ऐसे भी किसी एग्जाम में आता है तो कर लेंगे काम। तो आपको लिखना होगा इस इतनी बातों की बात क्या है। आप अधिकारी बनने वाले भविष्य में, IAS अधिकारी, अगर मान लीजिए कि हो सकता है आपको जनसंख्या वाली जिम्मेवारी ही दे दे सरकार कि पॉपुलेशन कंट्रोल के सचिव आप ही हैं, तो आप चीजों को जानते रहेंगे तब ना कि आखिर बेस लेवल पे क्या है, छत्तीसगढ़ की स्थिति क्या है, यूपी की स्थिति क्या है, उधर बंगाल की स्थिति क्या है, उधर उड़ीसा की स्थिति क्या है, उधर बंबई की, महाराष्ट्र की स्थिति क्या है, तमिलनाडु की स्थिति क्या है। जब तक आप जानेंगे नहीं, प्लानिंग कैसे करेंगे। प्लान कौन बनाता है, IAS ऑफिसर बनाता है, मंत्री जी को प्लान बना के वही देता है कैसे करना है आपको कंट्रोल। तो आपको मिल सकता है जिम्मेवारी, तो इसलिए जानना होगा क्लियर कट की आखिर स्थिति क्या है। F.W. नोटेस्टाइन को बोलते हैं फादर ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, फादर ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन बोलते हैं इनको। F.W. नोटेस्टाइन को जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का पिता कहते हैं, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का पिता कहा जाता है। F.W. नोटेस्टाइन को जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का पिता कहा जाता है। नोट कर लिया। अब बहुत ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, अभी तक में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, इसको ध्यान से सुनिएगा, समझ में आ जाएगा 1 मिनट में अगर ध्यान से सुनेंगे तो। नोट कर लिए, अगर नोट कर लिए तो लिखना बंद कर लो, लिखना बंद करो भैया प्लीज, सुनो ध्यान से, सभी लोग लिखना बंद करो, बाद में पड़ोसी से लिख लेना अगर छूट गया तो। सुनो, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी उस थ्योरी को कहते हैं जिससे किसी भी देश के आर्थिक स्थिति का पता लगाना हो। आपको किसी भी देश के आर्थिक स्थिति का पता लगाना हो तो हम क्या करते हैं, किसी देश का GDP जानते हैं, उसका GDP क्या है, पर कैपिटा इनकम क्या है, वहां इंडस्ट्रियल ग्रोथ कैसा है, वहां पर फॉरेन करेंसी रिजर्व कितना है। किसी भी देश को अगर जानना हो कि अमीर है कि गरीब, तो क्या देखेंगे, उसकी फॉरेन करेंसी रिजर्व देखेंगे, उसका GDP देखेंगे, पर कैपिटा इनकम देखेंगे कि देश गरीब है कि अमीर, यही ना करेंगे।
या किसी व्यक्ति के बारे में पता लगाना हो कि आदमी अमीर है कि गरीब, तो बैंक बैलेंस देखेंगे, बैलेंस शीट उसका देखेंगे, जमीन पूछेंगे इनका जमीन कितना है, कौन कौन सी गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, या साइकिल से चलते हैं, पैदल चलते हैं, पता चल जाएगा वो गरीब है कि अमीर। लेकिन नहीं, ऐसा थ्योरी जिसमें किसी देश के जन्म दर और मृत्यु दर को देखकर बता दें कि देश गरीब है कि अमीर, उसी थ्योरी को बोलते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। बिना बैंक बैलेंस, बिना पैसा, बिना जीडीपी, बिना पर कैपिटा इनकम को देखे केवल उस देश के डेथ रेट और बर्थ रेट को जानकर बता दें कि वो देश गरीब है कि अमीर, तो क्या हो जाएगा भैया, उसी थ्योरी को बोलेंगे हम डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। जैसे मान लो हम एक घर में गए, वहां पता है कि 2 ही पति पत्नी रहते हैं और कोई उनके घर में नहीं है, बस पति पत्नी है। जैसे ही अंदर घर में एंटर करते हैं, अंदर से 15 बच्चों की टीम निकलता है, निकल के कोई पर्स निकाल लेता है, कोई मोबाइल निकाल लेता है, जिसको कुछ नहीं मिला बार पर खींच रहा, मुझे भी दो, मुझे भी दो, मुझे भी दो। पता चला इनके 30 बच्चे थे, 15 मर गए, 15 भाग भरोसे से जिंदा है ना। अब बताइए कि जन्म दर भी खूब ज्यादा, अब मृत्यु दर भी खूब ज्यादा। अगर पढ़े लिखे होते, पैसे वाले होते तो पढ़े लिखे होते तो 30 बच्चा पैदा नहीं करते, पहली बात। अगर 30 बच्चा पैदा भी कर लिए होते तो अमीर होते तो उसका इलाज करा के 30 को जिंदा रखते, पर 15 मर चुका है, इसका मतलब ना उनके पास स्वास्थ्य हेल्थ फैसिलिटी था और नहीं एजुकेशनल फैसिलिटी था। इसका मतलब वो घर गरीब था कि अमीर, तो बिना बैंक बैलेंस देखे बता दिए कि वो देश घर गरीब है। पर एक घर में गए तो वहां पता था कि वहां भी 2 ही पति पत्नी, एक ही कपल थे, लेकिन अंदर से बहुत देर बाद एक बच्चे को धक्का देकर निकाला जा रहा है, चलो अंकल से मिल लो, और वो सामने खड़ा होकर ऐसे झूम रहा है, मुंह में उंगली लगा के, जबरदस्ती गोद में बिठाए, बेटा आप बताओ क्या नाम है तुम्हारा, राजू नाम है, लो 10 रुपया लो। नहीं ले रहा था, पिताजी का मुंह देख रहा अपना, ले लें कि नहीं ले लें, हम दे रहे तभी नहीं ले रहा है। फिर मम्मी उसकी बोली ले लो ले लो ले लो, तो ले लिया पैसा हमसे, और वो सब घर में गए तो पूरा सर नोच लिया मेरा, है ना। तो भैया ये घर कैसा है, पता चला कि बगल वाले शर्मा जी से कि ये आदमी एक ही बच्चा इनका वो जिंदा है, एक ही है वो भी जिंदा है। इसका मतलब पढ़े लिखे समझदार भी है, हेल्थ फैसिलिटीज भी है, और इसका मतलब घर कैसा है, गरीब के अमीर, अमीर। तो उसी तरह किसी देश के डेथ रेट और बर्थ रेट को देखकर बता दें कि कौन सा, किस देश में बर्थ रेट कितना है, डेथ रेट कितना है, तो देश गरीब होगा कि अमीर। जैसे मान लो किसी देश में उच्च जन्म दर, उच्च में जितना जन्म ले रहा है उतने मर भी जा रहा है, तो कैसा देश होगा, अति पिछड़ा देश, अति गरीब देश। क्लियर है। तो इस तरह से हम एक लिस्ट बनाते हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के हम कई स्टेज बनाते हैं, जिसमें पहला स्टेज में रखते हैं जन्म दर भी उच्च और मृत्यु दर भी उच्च। कोई भी देश पहली बार किस स्टेज में होता है, पहला स्टेज में। कोई भी देश डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के कौन सा स्टेज में होता है, पहला स्टेज में। अब पहला स्टेज में जन्म दर भी बहुत ज्यादा, मृत्यु दर भी बहुत ज्यादा, तो देश कैसा, गरीब। लेकिन धीरे धीरे वो देश तरक्की करता है, धीरे धीरे वो देश तरक्की करता है। जैसे हर इंसान अपनी पुरानी स्थिति में थोड़ा ना रहेगा, मेहनत मजदूरी करेगा, धीरे धीरे बड़ा महल भी खड़ा होगा, तो मजदूरी करके मेहनत करके वो बेहतर करता है, तो धीरे धीरे उस देश के पास हेल्थ फैसिलिटीज भी आने लगता है। हर देश हमेशा गरीब नहीं रहेगा, कभी कभी वो अमीर भी बनेगा, धीरे धीरे अमीर होता जाएगा। तो अमीर होगा तो अपनी हेल्थ फैसिलिटी को दुरुस्त करेगा दुरुस्त, तो जो लड़के मर रहे थे, जितना जन्म ले रहा था उतने मर जा रहा था। तो अब क्या हुआ, सेकंड स्टेज में आएगा तो क्या होगा, जन्म दर तो उतना ही रहेगा, तुरंत से जागरूकता नहीं आ जाएगी, लेकिन हेल्थ फैसिलिटी सुधरने से मृत्यु दर कम हो जाएगा। तो पहला स्टेज में क्या था, जन्म दर भी उच्च और मृत्यु दर भी उच्च, तो जनसंख्या कंट्रोल, जनसंख्या कंट्रोल, यानी बहुत ज्यादा गरीबी हो तब भी जनसंख्या क्या होती है, कंट्रोल। जितना जन्म लेगा उतने मर जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि जनसंख्या कंट्रोल होगा, लेकिन मजबूरी में कंट्रोल है, मर जा रहा है। लेकिन सेकंड स्टेज में क्या होगा, जन्म दर उतना ही रह जाएगा, लेकिन मृत्यु दर थोड़ा सा कमेगा, और जैसे ही मृत्यु दर कमेगा जनसंख्या विस्फोट की तरह बढ़ेगा। यानी सेकंड स्टेज को बोलते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन स्टेज, जनसंख्या विस्फोट की अवस्था। आजादी से पहले इंडिया फर्स्ट स्टेज में था, लेकिन आजादी जैसे ही मिली, इंडिया में हेल्थ फैसिलिटी डेवलप हुआ, इंडिया पहुंच गया सेकंड स्टेज में, उसका मृत्यु दर कंट्रोल हो गया, लेकिन जन्म दर वहीं रह गया। जिससे क्या हुआ, विस्फोटक तरीके से जनसंख्या बढ़ा। तो सेकंड स्टेज में इंडिया आ गया आजादी के बाद, पर धीरे धीरे इंडिया अब थर्ड स्टेज में आ रहा है। थर्ड स्टेज में क्या होगा, लोग अब थोड़े जागरूक भी हो जाएंगे, और जन्म दर भी डाउन होगा, जन्म दर हो जाएगा डाउन, और मृत्यु दर थोड़ा और डाउन हो जाएगा। इससे जनसंख्या बढ़ेगा, लेकिन थोड़ा सा बढ़ने का रेट कम जाएगा। समझ रहा बात ना, कंट्रोल नहीं होगा। तो थर्ड स्टेज में इंडिया अब आने वाला है, चीन आ चुका है पहले से, ब्राजील भी आ चुका है। अब फोर्थ स्टेज में आइएगा तो फिर से जन्म दर मृत्यु दर बराबर हो जाएगा, यानी कि बिल्कुल नीचे आ जाएगा जन्म दर भी, अब बिल्कुल नीचे आ जाएगा मृत्यु दर भी। यानी पहला स्टेज में भी जनसंख्या कंट्रोल और फोर्थ स्टेज में भी जनसंख्या कंट्रोल, पर दोनों में अंतर क्या है, पहले स्टेज में मजबूरी में कंट्रोल,
और फोर्थ स्टेज में मतलब समझदारी में कंट्रोल। क्लियर है? जन्म दर मृत्यु दर बराबर फोर्थ स्टेज में भी हो जाएगा, जनसंख्या कंट्रोल यहां भी हो जाएगा। लेकिन पहला वाला में अति पिछड़ा देश होगा और चौथा वाला में विकसित देश होगा। क्लियर है? इंडिया अभी चौथा स्टेज में आया नहीं है, थर्ड में ही पहुंचने वाला है अभी। और एक पांचवा स्टेज भी है, एक पांचवा स्टेज भी है, उसमें क्या होगा, जन्म दर ही कम हो जाएगा, हम मृत्यु दर ज्यादा। मतलब इसमें इसलिए मृत्यु दर ज्यादा नहीं, जन्म हो ही नहीं रहा है, लोग विवाह कर रहे हैं 45 साल में, 50 साल में, जन्म हो ही नहीं रहा है। अब मरने वाले तो मरेंगे ही, मृत्यु तो नेचुरल चीजें हैं, वो तो मरना ही है लोगों को, तो मरने वाले मर रहे हैं, लेकिन वो भी मर रहे हैं 97-98 साल में, तब भी मृत्यु दर ज्यादा है। और जन्म दर बिल्कुल कम, 70-80 साल तक कॉलोनी में बच्चा ही नहीं पैदा हो रहा है। तो फोर्थ पांचवा स्टेज में कौन होंगे, वही देश होंगे जिनकी जनसंख्या धीरे धीरे कम हो रही है, उनको बोलते हैं अति विकसित देश, है ना। तो ये बात को हम समझ गए आप लोग, इसको हम कल लिखवाएंगे, सबको समझ में आ गई बात। इसी को बोलते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। धीरे धीरे ट्रांजिशन करके पहुंचता है लोग एक स्टेज से दूसरे स्टेज में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, चौथे से पांचवें में। समझ में आया सबको? कैसा लगा क्लास आज का? रेगुलर क्लास कीजिए, मन से पढ़िए।